नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर की शानदार क्लास, जिसमें से आपके कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ये कथन है जो कैश मेमोरी के बारे में है। तो कैश मेमोरी का पहला कथन है कि कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, या कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। या फिर बात करें, कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय के लिए चलाया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा कथन कैश मेमोरी के बारे में मतलब असत्य है। बात किसकी हो रही है दोस्तों, कैश मेमोरी की हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, कैश मेमोरी की बात हो रही है। समझ में आ गया आपको। अब कैश मेमोरी के लिए कौन सा कथन असत्य है, इसमें मतलब गलत है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन यहाँ पे है कि कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। तो दोस्तों कैश मेमोरी जो होती है वो स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है, कुछ समय के लिए स्टोर करती है। दोस्तों क्या करती है, कुछ समय के लिए स्टोर करती है। समझ में आ गया, कुछ समय के लिए करती है। तो ये कथन एकदम असत्य है दोस्तों। दूसरे की बात करें, कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। एकदम सही बात है, एकदम छोटा होता है दोस्तों। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। बहुत अच्छी बात है। मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे तेज मेमोरी होती है। मेमोरी, ओके, मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है ये। और अगला है यहाँ पे चौथा ऑप्शन, कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय के लिए चलाया जा सकता है। मतलब ऐसे प्रोग्रामों को स्टोर रखती है जो कम समय मतलब थोड़े बहुत समय के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत समय के लिए उपयोग, उन प्रोग्रामों को ये रखती है। मतलब ये नहीं कि ये स्थायी रूप से स्टोर कर देगी। ठीक है, और सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी होती है ये। मैं बात करूं यहाँ पे सीपीयू के निकटतम मेमोरी होती है, निकटतम। ठीक है, और सबसे तेज भी होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और कौन सा कथन गलत है ये भी पता लग गया आपको। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन एकदम सही है, मैं टिक लगा लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है दोस्तों। तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। और गलत कौन सा है, पहला ऑप्शन है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीपीयू से कोई रिश्ता नहीं रखता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ गया दोस्तों कंट्रोल यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा एएलयू और कंट्रोल यूनिट, और चौथा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन था यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, या फिर बात करें दोस्तों ऑटोमेटिक या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा यहाँ पे सीपीयू से संबंध नहीं रखता या अलग है यहाँ पे सीपीयू से। दोस्तों बात करें कंट्रोल यूनिट की तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीयू बोलते हैं। ठीक है, और सभी निर्देशों को कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है ये, निर्देशों को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से भाग होता है सीपीयू का। किसका भाग होता है दोस्तों, सीपीयू का भाग है। ठीक है, अब बात करें आउटपुट यूनिट तो ये सीपीयू का भाग दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें एएलयू की तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, सीपीयू का भाग होते हैं। मतलब दोनों ही भाग है सीपीयू के, दोनों भाग हैं। ठीक है, वैसे तीन भाग होते हैं सीपीयू में, एक और भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोला जाता है एक और भाग को। तीन भाग हो गए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और एक क्या हो गया दोस्तों, रजिस्टर हो गया। अब बात करें यहाँ पे एएलयू की तो एएलयू को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी क्या है दोस्तों, भाग है सीपीयू का। लेकिन ये भाग क्या करता है, मतलब एएलयू क्या करता है, मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन को। मैं लिख देता हूं दोस्तों, एएलयू क्या काम करता है, एएलयू तार्किक, क्या करता है दोस्तों, तार्किक गणनाएं करता है, गणनाएं करता है। और एएलयू की बात की जाए तो इसे बोलते हैं दोस्तों माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइंड ऑफ कंप्यूटर इसको नहीं बोलते, एएलयू को बोलते हैं माइंड ऑफ सीपीयू बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, माइंड ऑफ सीपीयू बोला जाता है। और सीपीयू क्या बोला जाता है दोस्तों, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों, माइंड ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ गया।
एएलयू क्या होता है दोस्तों? माइंड ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू का माइंड कहते हैं किसे? एएलयू को। और यहां पे बात करें कि माइंड ऑफ कंप्यूटर कौन होता है दोस्तों? वो होता है सीपीयू। मतलब सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। और सीपीयू का मस्तिष्क कौन होता है दोस्तों? एएलयू होता है, जो क्या काम करता है? तार्किक गणनाएं करता है दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सीपीयू होता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का माइंड होता है। समझ में आ गया? कंप्यूटर का माइंड होता है। और इसका एक भाग होता है एएलयू, जो क्या होता है दोस्तों? एएलयू होता है सीपीयू का माइंड। किसका माइंड होता है दोस्तों? सीपीयू का माइंड होता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे नंबर का। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ऐसे आ जाता है आजकल कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ दिए गए क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, यहाँ दिए गए संक्षिप्ताक्षरों का उनके पूर्ण रूपों से मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, उनको आप मिलान करना है। मिलान करके यहाँ पे जो ऑप्शन मैच है ना, उसको देखना है कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मिलान कर लेते हैं भाई अपन। तो अगर आप चाहते हो मिलान करना कि भाई आप अच्छे से कर पाओ, तो आप कर लो पहले कि कौन से में कौन सा आएगा। कमेंट बॉक्स में कर दो कि ए में ये बैठेगा, दूसरे में ये बैठेगा, सी में ये बैठेगा, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आंसर इसका। और क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर की क्लास कैसी लग रही है। और साथ में उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी एग्जाम है कंप्यूटर की हाल फिलहाल में, कोई सी भी चाहे। ठीक है, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे आरएससीआईटी हो, चाहे बीएसएम की हो, कोई सी भी एग्जाम हो कंप्यूटर संबंधित, उनको शेयर कर दीजिए एक बार ये। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये आंसर किस किस को, मतलब कौन कौन देना चाहता है इसका आंसर। तो देखो दोस्तों, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब पहले में क्या आएगा दोस्तों? पहले में आएगा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? दूसरे की बात करें यहाँ पे पीआरओएम। प्रो मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब दूसरे में आएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, बी में आएगा 3। ठीक है, अब बात करें डीआरएम। डीरैम क्या होती है दोस्तों? इसे हम बोलेंगे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहां पे बात करें तीसरे में सी में क्या आएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पीसीबी का फुल फॉर्म बच्चा कुचा कौन सा है? यही तो है। तो ये होता है दोस्तों पीसीबी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आ गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है। तो लास्ट में आएगा ए ऑप्शन। तो क्या श्रृंखला बनी है दोस्तों? ए में तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ध्यान रखना क्या आंसर आएगा। अब देखो ए में तो क्या आएगा दोस्तों? ए में आएगा सेकंड नंबर। बी में क्या आएगा दोस्तों? बी में आएगा थर्ड नंबर ऐसे। और सी में क्या आएगा दोस्तों? सी में आएगा फोर्थ नंबर। और डी में क्या आएगा दोस्तों? डी में आएगा फर्स्ट। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उस पर टिक लगा लीजिए आप। तो सीधी सी बात ये है, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे पहले में आ रहा है, पहले में 3 आ रहा है, तो पहले में 3 हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया दोस्तों। दूसरे में क्या आ रहा है? दूसरे में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन एक बार अच्छे से आपको। ठीक है, अब दिख गए होंगे दोस्तों आपको ऑप्शन। पहले में देखो यहाँ पे, पहले में क्या आ रहा है दोस्तों? 3 नंबर का आ रहा है, तो गलत है। पहले में दूसरा, हाँ ये सही है, लेकिन बी में थर्ड ये भी सही है, और डी में यहाँ पे फोर्थ ये भी सही है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें डी में फर्स्ट ये सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। लगा लीजिए टिका बी ऑप्शन पर। किस किस का सही है भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, और बाकी क्या होंगे? गलत होंगे दोस्तों, क्योंकि बी मिल गया हमको आंसर इसका। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। पीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे डीरैम की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार तो ऐसे भी आ जाता है कि बताइए डीरैम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, और फिर बोलोगे आप कि सर आप जो पढ़ा रहे हो तो मैच ही नहीं होता, आपने जैसे क्वेश्चन दिया वैसे मैच नहीं होता। भाई मेरा क्वेश्चन मैच नहीं होता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन के बारे में डिटेल, उसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है कई बार। जैसे मान लो सवाल किया जाता है कि पीरोम की पीआरओएम की फुल फॉर्म क्या है, डीरैम की फुल फॉर्म क्या है, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सीपीयू क्या कहा जाता है दोस्तों? माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है दोस्तों? सीपीयू होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी क्या है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे चौथा।
चौथा है दोस्तों क्या, देखिए ध्यान से, MS पावर पॉइंट। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको और भी, ठीक है। MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। पहला आ रहा है यहाँ पे .xlsx, दूसरा है .docx आ रहा है, तीसरा आ रहा है .ppt और चौथा आ रहा है दोस्तों .txt। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही ऑप्शन। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो क्या है दोस्तों। अगर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और क्लास कैसी लग रही है वो भी जरूर बताइएगा। और यहां तक कि जो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से आता था वो भी आप बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो पीपीटी की बात करें यहाँ पे MS पावर पॉइंट की, तो इसका एक्सटेंशन जो फाइल होता है दोस्तों वो होता है .pptx। क्या होता है दोस्तों, .pptx, .ppt होता है दोस्तों। क्या होता है, .ppt, समझ में आ गया। तो ये किसका होता है, पावर पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे बात करें .xlsx किसका होता है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है दोस्तों MS एक्सेल का। किसका होता है दोस्तों, MS एक्सेल का होता है। मतलब एक तरीके से MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या नाम है, .xls है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये होता है MS वर्ड के लिए, ध्यान रखना ये सवाल बन जाते हैं कई बार, ठीक है। और ये एक तरीके से बात करें, कोई टेक्स्ट फाइल जो होती है ना आपकी, कौन सी फाइल, टेक्स्ट फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन है .txt। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे XLS किसका है, MS एक्सेल का है। .docx किसका है, MS वर्ड का है। .pptx किसका है, पावर पॉइंट का है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे .txt किसका है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का है। तो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। और यहाँ पे बात करें एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। MS वर्ड की फाइल को बोला जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ये भी सवाल बन जाते हैं कई बार, ठीक है। और मतलब डॉक्यूमेंट का काम करता है। और पावर पॉइंट किसका काम करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन का करता है। किसका करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन का काम करता है। समझ में आ गया। पावर पॉइंट क्या काम करता है, प्रेजेंटेशन का काम करता है, प्रस्तुति का काम करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई क्लास दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहां तक की क्लास कैसी लग रही जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आने वाला है। और 4 में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हो गए, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं वो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ही सवाल बनने के चांस पूरे हैं। आप ये मत सोचना कि सवाल सेम का सेम आ जाएगा, नहीं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ना, वहां से सवाल बनने के पूरे चांस है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल है यहाँ पे पांचवा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता। सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू या इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। तो दोस्तों MS वर्ड का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं अपन। हम चलते हैं सीधा होम पे, और होम पे जाकर के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉन्ट ग्रुप, और यहाँ पे हल्का सा चिन्ह दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और इसके अंदर की बात करें तो ऐसा ऑप्शन आ गया है दोस्तों यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर आपको क्या दिखाई नहीं देता है। तो देखो इसके अंदर की बात करें, थोड़ा साइड में ले लिया मैंने इसको। अब देखो ऑप्शन पढ़ो सामने। सुपरस्क्रिप्ट की बात करिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो सुपरस्क्रिप्ट की बात की जाएगी, सुपरस्क्रिप्ट दोस्तों ये बैठा है यहाँ पे, ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, ये रहा, ठीक है। मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट जो था ना, ये वाला, ये कहां बैठा है दोस्तों, ये बैठा है यहाँ पे। दूसरा स्मॉल कैप कहां बैठा है दोस्तों, ये बैठा है स्मॉल कैप, ठीक है। तो स्मॉल कैप भी होता है दोस्तों, उपलब्ध नहीं है वो पूछ रहा है आपसे। तो सुपरस्क्रिप्ट भी देखो ये रहा, यहाँ पे स्मॉल कैप भी देखो ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको आसानी से, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू की, तो डबल स्ट्राइक थ्रू देखो ये रहा, डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ना, ये तुमको कहीं दिख ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है कि भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर। आपको दिखाई दे रहा है फॉन्ट इफेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये इफेक्ट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये इफेक्ट है। और इसके अंदर क्या ये चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, कि ये उपलब्ध नहीं होता, जबकि ये भी रहता है उपलब्ध, ठीक है। और ये भी रहता है स्मॉल कैप भी, और स्ट्राइक डबल स्ट्राइक थ्रू भी रहता है। हम बात करें सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है दोस्तों, जैसे मान लो आपको लिखना है 10th, अब मैं यहाँ पे TH को करूंगा सुपरस्क्रिप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 10 और साथ में TH निकल के आएगा ऐसे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
आधार रेखा से ऊपर, आधार रेखा से ऊपर, ऊपर और साथ में क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब बात करें यहां पे डबल स्ट्राइक थ्रू की। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे मोनिका लिख दी, क्या लिख दी यहां पे, MONIKA, मोनिका लिखा मैंने, तो ये 2 बार काटेगा ऐसे बीच में से एक, और साथ में मैंने एक और काट दिया ऐसे, तो मतलब नाम को 2 बार काटता है ऐसे कैसे। ठीक है, तो डबल स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है, एक नाम को मतलब डबल लाइन आती है बीच में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों डबल स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है। और ये कौन कौन से मिलते हैं, तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई ये चीज, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट ये रहा, स्मॉल कैप ये बैठा है यहाँ पे, डबल स्ट्राइक थ्रू ये बैठा है यहाँ पे, इक्वलाइज कैरेक्टर यहाँ पे नहीं बैठा है, मतलब नहीं है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन होगा दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा भी ये था कि उपलब्ध कौन सा नहीं है। तो किस किस को 5वां क्वेश्चन एकदम सही से समझ में आ गया। ठीक है, अब सही समझ गया तो भाई चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या गणना की जा सकती है का उपयोग करके की जा सकती है, मतलब किसका उपयोग करके, एक विशिष्ट मानदंडों के साथ, मतलब शर्तों के साथ में, एक विशिष्ट शर्तों के साथ में, किसके साथ दोस्तों, शर्तों के साथ में, एक विशिष्ट शर्तों के साथ में एक सेल की संख्या की गणना की जा सकती है, तो किसके साथ की जा सकती है। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन इफ के साथ, सम के साथ, काउंट के साथ, या फिर काउंट इफ के साथ में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो दीजिए इसका जवाब दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, पहले समझ लेते हैं ऑप्शनों को हम। तो इफ का फॉर्मूला काम आता है, शर्तों के अनुसार चलता है, मतलब शर्तों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है दोस्तों, शर्तों पे लागू होता है। सम का फॉर्मूला होता है, जोड़ने के काम आता है, जोड़ने की बोल दें, है ना, या टोटल निकालता है। क्या निकालता है दोस्तों, टोटल निकालता है। काउंट की बात करें तो ये क्या काम करता है, नंबर्स को गिनता है, नंबर जो संख्या होती है ना नंबर वाली, उनको गिनता है, नंबर को या अंकों को गिनता है, अंकों भी बोल सकते हैं, अंकों की गिनती करता है। ठीक है, कौन करता है अंकों की गिनती, काउंट का फॉर्मूला करता है। लेकिन काउंट इफ क्या काम करता है दोस्तों, एक विशेष शर्तों पे काम करता है। किस पे काम करता है दोस्तों, विशेष शर्तों पे बोल दें, या विशेष मानदंडों पे बोलते, मानदंडों पे बोल दें। ठीक है, इस पे क्या करता है, ये रेंज की गणना करता है। ठीक है, समझ में आ गया काउंट इफ का काम, विशेष शर्तों के आधार पर। भाई सीधी सी बात है, काउंट भी काम गणना करने की करता है, लेकिन ये अंकों को गिनता है बस। काउंट इफ का क्या काम होता है दोस्तों, विशेष शर्तों के आधार पर कोई क्राइटेरिया दिया जाता है, उसके आधार पर ही क्या करता है, गिनती करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो उसके अंदर बोलूंगा कि इसके अंदर बताइए मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, तो अलग अलग गिन देगा ये। ठीक है, तो सीधी सी बात है, विशेष शर्तों के आधार पर गणना कौन करता है दोस्तों, काउंट इफ करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। लगा लीजिए डी पे सही, इफ भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, और काउंट भी नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, काउंट इफ होगा। क्या होगा दोस्तों, काउंट इफ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और किस किस को समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे लिखा रहा है 2010, क्या लिखा रहा है दोस्तों, 2010 लिखा रहा है। तो यहाँ पे मान लो 2013 आ जाए, 2016 आ जाए, सीधी सी बात है 2019 आ जाए, या 365 आ जाए, सभी में दोस्तों सेम काम करेगा ये। ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना कि सर ये तो 2010 बता रहे हो आप, तो कोई सा भी हो, चाहे 2010, 13, 16 कोई सा भी हो, उसमें सब में यही काम करेगा दोस्तों। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे भाई एक्सेल में 2010 की जगह 2016 भी हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, सारे में काम करेगा ये। ठीक है, 19 हो गया, 365 जो भी है सब में काम करेगा। तो मैक्स का फॉर्मूला देखो, ये बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन है ही नहीं 2010 में। दोस्तों मैक्स की बात करें तो मैक्स का तो है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, अधिकतम वैल्यू निकालता है। क्या करता है दोस्तों, अधिकतम में मान याद करता है, मान निकालता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात करें एवरेज की, तो ये नहीं होता दोस्तों। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि एवीजी काम नहीं करता, उसके लिए काम करता है दोस्तों AVERAGE। एवरेज के लिए ये होता है, ये काम करता है औसत निकालने का। क्या काम करता है दोस्तों, औसत का। तो यहाँ पे बात करें तो ये एवरेज का दोस्तों नहीं होता। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सम की, तो सम होता है दोस्तों, सम क्या काम करता है, जोड़ता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है,
मानों को जोड़ता है, सीधी सी बात है। जैसे 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। एवरेज क्या काम करता है, तो एवरेज वही काम करता है जो मैंने बताया था, औसत निकालता है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि औसत को जैसे कि मैक्सिमम का फॉर्मूला mx कर देते हैं ना, वैसे एवरेज का कर देते हैं avg। तो ये गलत हो जाता है दोस्तों, avg नहीं होता दोस्तों, गलत हो जाता है। उसके लिए आपको पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम करना पड़ेगा आपको, पूरा AVERAGE ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तब ये काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एवीजी क्या होता है, नहीं होता ऑप्शन 2010 में 16 में जो भी है नहीं होता। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन ये गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब सीधी सी बात है एमएस एक्सेल में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ये गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में कितनी वैल्यू है। मतलब सीधी सी बात है, एक लिस्ट दे दी, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब सीधी सी बात है एक ऐसी लिस्ट बना दी जाती है और उस लिस्ट के अंदर मान लो कुछ वैल्यू दे दी जाती है। जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने RAM राम, ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने जैसे कि वापिस से 3, है ना, यहाँ पे मैंने कर दिया SHYAM श्याम। तो ये सीधा जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना, इसके अंदर कितनी वैल्यू है इसकी जो गणना करता है। मतलब क्या करता है दोस्तों, गिनता है एक तरीके से, मतलब पूरी वैल्यू को गिनता है कि भाई कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 वैल्यू हो गई। तो चारों कैसे, कौन सा फॉर्मूला गिनेगा दोस्तों, मतलब इसको 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 और इसको कौन गिनेगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। बात करें यहाँ पे इफ की, तो इफ तो क्या काम करता है दोस्तों, शर्तों पे लागू होता है, मतलब एक तरीके से शर्तों के आधार पर लागू होता है, तो ये तो नहीं गिनेगा दोस्तों। दूसरा काउंट ब्लैंक, तो ये क्या काम करता है, खाली सेल गिनता है। क्या काम करता है दोस्तों, खाली सेल गिनता है ओनली। तो ये तो सारी भरी हुई है, खाली का मतलब जिसमें कुछ लिखा ही नहीं हो उनको गिनेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक और खाली सेल में ऐड कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो खाली सेल को गिन के क्या आंसर दे देगा, आउटपुट एक आउटपुट दे देगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा दे देगा, काउंट ब्लैंक क्या देगा, आउटपुट एक आउटपुट दे देगा। लेकिन बात करें दोस्तों काउंट इफ की, तो ये तो भाई शर्तों के आधार पे गिनता है, अभी जस्ट बता के तो आया था मैं, शर्तों के आधार पे गिनता है। तो इससे तो बोला जाता है कि भाई तुम तो ऐसे करो, करेक्टर गिन लो या फिर नंबर्स गिन लो, तो उसके आधार पे ये काम करता है। लेकिन बात करें काउंट ए की, तो ये क्या काम करता है, भरी हुई सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों, भरी हुई सेल गिनता है, मतलब कुछ भी लिखा हो उसके अंदर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों भरी हुई सेल गिनना। तो भरी हुई सेल कौन गिनेगा दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो यही गिनेगा काउंट ए का। तो यहाँ पे जो 4 का जो आउटपुट देगा ना, वो देगा दोस्तों COUNT A, काउंट ए का फॉर्मूला देगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका, काउंट ए होगा। तो यहाँ पे इफ भी नहीं होगा, काउंट ब्लैंक भी नहीं होगा, काउंट इफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट की गणना कौन करता है दोस्तों, एक तरीके से लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी लिखा हुआ है सब कुछ कौन गिनेगा दोस्तों, काउंट एक का फॉर्मूला गिनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैंने 4 फॉर्मूले बताए, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। खाली सेल गिनने के लिए काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला काम आता है, शर्तों पे लागू कौन होता है, इफ का, लेकिन विशेष शर्तों के आधार पर। किसके आधार पर, एक विशेष शर्तों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, विशेष शर्तों के आधार पर कौन सा फॉर्मूला काम करता है, काउंट इफ का करता है। लेकिन काउंट ए का फॉर्मूला काम करता है, भरी हुई सेल गिनता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, भरी हुई सेल गिनता है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दोस्तों 9वां क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं दे देता हूं। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो सवाल मेरा ये है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है मेरा, सवाल मैं पूछ रहा हूं दोस्तों MS वर्ड से, और MS वर्ड से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि CTRL कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है, ए का वर्क क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कंट्रोल प्लस ए का क्या है जल्दी बता दीजिए, मैं छोटे छोटे पूछ रहा हूं आपसे। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे कंट्रोल बी की, CTRL प्लस बी की, और फिर मैं बात करूंगा कंट्रोल सी की, फिर मैं करूंगा कंट्रोल प्लस एक तरीके से डी की बात करूंगा। किसके अंदर बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं MS वर्ड के अंदर बात कर रहा हूं। मेरा मकसद ये भी है कि मैं आपको इस शॉर्टकट MS वर्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं शॉर्टकट आपको याद करा दूं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे कितनी शॉर्टकट दी है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे 4 शॉर्टकट दी हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए दोस्तों क्या क्या होगा इनका आंसर। एक और दे देता हूं मैं, CTRL प्लस ई और दे दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे 4 दिया। कंट्रोल ए का क्या काम है, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी और कंट्रोल ई यहाँ पे क्या काम करती है। तो मुझे बताइए 5 शॉर्टकट जो है उनका क्या क्या वर्क है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आता है तो जल्दी बताइएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या है। दोस्तों
अगर आपको आता है जल्दी बता दीजिए, और साथ में क्लास कैसी लगी आज की। मैं 8 क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूं आज के, वो कैसे लगे आपको जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर जो बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। कंट्रोल ई क्या काम करता है एमएस वर्ड में? ऑल सेलेक्ट करता है, ऑल SELECT, है ना, मतलब सभी को चयनित करता है, सभी को चयनित करता है ये, ठीक है, चयनित। ओके। दूसरा कंट्रोल बी क्या काम करता है? बोल्ड करता है। क्या करता है? बोल्ड, और बोल्ड को बोलते हैं गहरा। क्या बोलते हैं? गहरा, ठीक है। कंट्रोल सी क्या काम करता है दोस्तों? कॉपी करता है। क्या करता है दोस्तों? कॉपी करता है। मैं एक बार यहां पे इसको हटा देता हूं, ठीक है। देखो मैंने वापस लिखा यहाँ पे, कॉपी में गलती हुई थी लिखने में, मैं कर रहा हूं यहाँ पे COPY, कॉपी करता है। और कॉपी का मतलब होता है कि एक जगह से मैटर रखा और दूसरी जगह भी उसी सेम मैटर को दे दिया मैंने। क्या करता है दोस्तों? ये सेम मैटर को पेस्ट करता है, ठीक है। सेम मैटर मतलब एक जगह जो मैटर है उसको हटा करके दूसरी जगह लगाने का काम करता है। बात करें यहाँ पे कंट्रोल डी की, तो यहाँ पे खुलता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कौन खोलता है दोस्तों? कंट्रोल डी खोलता है। और कंट्रोल ई क्या काम करता है दोस्तों? सेंटर अलाइनमेंट का काम करता है, ALIGNMENT। सेंटर अलाइनमेंट का काम कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल ई करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल ई काम करता है सेंटर अलाइनमेंट का। तो उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, और ये शॉर्टकट भी आपको थोड़ी याद हुई होंगी। खैर ये इजी शॉर्टकट थी, ज्यादा इसमें कुछ भी काम नहीं था, आपको अच्छे से याद हो गई होंगी दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको क्लास पूरी की पूरी समझ में आ गई, और जो मैंने क्वेश्चन आपको आज दिए हैं सारे के सारे, इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। इनकी PDF मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम पे मिलेगी, जो वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद मिलेगी, है ना। जैसे मैं अपलोड करूंगा उसके 1-2 घंटे बाद में आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहां से भी जाकर के क्लास का पूरा एक तरीके से रिव्यू चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और कौन कौन लोग हैं जिनको क्लास पसंद आई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, एक्सेल पे चाहिए, पावर पॉइंट पे चाहिए, MS वर्ड पे चाहिए, या कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन पे चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो RSCIT की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे BSF SCM की हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपने अच्छे से कमेंट भी किया होगा इस क्लास के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।